नमस्कार दोस्तों, मैं रंदीश। आप सभी का हमारे YouTube चैनल समीक्षा आजकल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त को मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अगस्त को ही वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे के रूप में भी मनाया जाता है। प्लांट मिल्क एक विशेष प्रकार का मिल्क होता है जिसका यूज हम किसी विशेष चीजों में किया करते हैं। तो ये हो गई जनरल नॉलेज की चीजें जो आपके लिए जरूरी है और परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दूसरा, आज हम जो समीक्षा करना चाहते हैं, जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, वो मुद्दा आजकल मीडिया से लेकर हमारे घरों में, समाजों में, देश में, इवन विदेश में भी छाया हुआ है। इस मुद्दे पे मैं चर्चा करना बहुत उचित नहीं समझ रहा था, लेकिन करना जरूरी भी है और इस मुद्दे को उठाना हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा हमारे सामाजिकता के लिए, ये जो घटना है, जिस घटने को मैं बताना चाहता हूं, जिस घटने के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, वो हमारे समाज को कलंकित किया है और ये हमारे समाज में एक इतना बड़ा इन्फेक्शन के रूप में फैलता जा रहा है। जैसे कोरोना था, कुछ पता नहीं है किसके साथ क्या हो जाए, वैसे कुछ पता नहीं है ये जो असुर बैठे हुए हैं समाज में, कुछ जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है, कब किसके साथ दुराचार करेंगे, कौन सी महिला, कौन सी बच्ची इनका शिकार हो जाएगी, कुछ पता नहीं है। तो मैं चर्चा करना चाहता हूं मैं कोलकाता की उस घटना पर, कोलकाता की में घटित आरजे कर मेडिकल कॉलेज, राधा कृष्णा कर मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में है, और उसी कोलकाता की, इसी मेडिकल कॉलेज की पीजी सेकेंड ईयर की डॉक्टर जो वहां पे ट्रेनिंग कर रही थी और वो उनके साथ ज्यादती की गई, उनका मर्डर कर दिया गया। और उनके लिए धरने पे बहुत सारी महिला डॉक्टर्स, स्टाफ पूरे देश में प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि हम उस स्थिति पे खड़े हों कि उनको तत्काल न्याय दिया जा सके। तो मैं बताता हूं थोड़ा सा विस्तृत रूप से कि आप लोग जान सके कि मुद्दा क्या है, बात क्या है और वो घटना घटी कैसे, क्या हुआ था। तो एक चीज और, हाँ, इन सब चीजों को बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बार बार डॉक्टर मैम का ही कोई नाम नहीं लूंगा और ना तो डॉक्टर मैम की मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये हो। एक तो उनके साथ ज्यादती हुई, दूसरा उनका नाम भी मीडिया में उछाला गया और उनके चेहरे को भी दिखाया गया। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने उनके चेहरे को देखा। दरिंदों के चेहरे को आप ढक के क्यों ले जाते हैं? पुलिस से पकड़ दिए दरिंदों को, तो उनके चेहरे को ढक के क्यों ले जाते हैं? उनको दिखाओ ना समाज को कि ये कलंक है, यही कलंक है हमारे देश का। ये हमारे देश के असुर हैं, ये हमारे देश के वायरस हैं जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं, समाज में गंदगी फैलाए रखे हुए हैं। उन गंदे विचारों के लोगों के चेहरे को ढक के क्यों ले जाते हैं? दिखाओ ना उनके चेहरे को। तो हम शुरू करते हैं मुद्दे की बात और बताते हैं। दरअसल 8 से 9 अगस्त के बीच की घटना है ये, आरजे कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का, जिसमें ये डॉक्टर मैम जो पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा है और पीजी सेकेंड ईयर कर रही थी वहां से और ट्रेनिंग पे थी। वो रात के 2 बजे, जो उनकी नाइट शिफ्ट थी, वो नाइट शिफ्ट कर रही थी और रात के 2 बजे अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके निकलती हैं और मेडिकल कॉलेज के ही अंदर जाती हैं और अपने कुछ कॉलीग्स के साथ, जो उनके साथ ड्यूटी में थे, उनके साथ जाती हैं डिनर करने के लिए। सोचो, उनका डिनर रात के 2 बजे के बाद होता है। त्याग देखिए डॉक्टरों का। रात के 2 बजे वो डिनर करने जाती हैं अपने कुछ कॉलीग्स के साथ। लगभग 3 बजे के आसपास वो इन सब चीजों से फ्री होकर डिनर उनर करके उनके और सारे कलीग्स अपनी जगह चले जाते हैं और डॉक्टर मैडम जो है वो जाती हैं आराम करने के लिए। उनके लिए कोई विशेष रेस्ट रूम नहीं है उस मेडिकल कॉलेज में। तो एक उस मेडिकल कॉलेज के 4th फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल बना हुआ है और ये जाती है सेमिनार हॉल में, जहां प्रायः लोग, ये और सारे डॉक्टर्स उस सेमिनार हॉल में अक्सर आराम किया करते थे अपने काम से निपटने के बाद, निवृत्त होने के बाद। तो जाती हैं उस सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए डिनर के बाद। 3 बजे तक वो उस सेमिनार हॉल में एंट्री कर जाती हैं, लेकिन
उस नाइट उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये कब पता चलता है हम आपको बताते हैं। सुबह हो जाती है, 8 बज जाता है, सब कुछ उस मेडिकल कॉलेज में सामान्य सा लग रहा है। जिन जो मरीज हैं उनके परिजन आ जा रहे हैं और लोगों के तीमारदार आ जा रहे हैं, सब सामान्य लग रहा है कि यहां कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जब स्टाफ के लोगों को यह दिखता है कि मैडम तो दिखी नहीं, वो आज कहां है, जाते भी नहीं दिखी, तो इसी चूंकि सुबह साफ सफाई वाले आ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जो जो इसका काम है वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो उसी मेडिकल कॉलेज का एक स्टाफ आता है, वो कॉलेज मेडिकल कॉलेज के 4th फ्लोर पे जाता है, जहां वो सेमिनार हॉल में है, शायद वो स्वीपर ऊपर रहा हो, कुछ भी रहा। वो जाता है तो देखता है कि एक चेयर के बगल में मैडम पड़ी हुई है, या यूं कह लें मैडम की डेड बॉडी पड़ी हुई है। डेड बॉडी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये पता चलता है, वो देखता है, तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, तो डेड बॉडी ही है। तो जब वो देखता है कि मैडम पड़ी हुई है और उनकी आंखों से ब्लड निकल रहा है, मुंह से ब्लड निकल रहा है, उनके जिस्म ऊपर को छोड़ के नीचे के बॉडी पार्ट्स उनके खुले हुए हैं, उस पर कपड़े नहीं है, शत विशत है बॉडी उनकी, तो वो बेतहासा भागता हुआ नीचे आता है और नीचे जाके सारे स्टाफ को इस घटना को बताता है कि हम तो ये देखे हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, उनकी बॉडी पड़ी हुई है। सारे स्टाफ भागते हुए आते हैं और वो देखते ही वो समझ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पर पूरा जख्मी दिखाई दे रहा था, उनकी आंखों से ब्लड निकल रहा था, होंठों को नोचा गया था, होंठों पे जख्म थे, हाथ की कई उंगलियां टूटी थी, नेल्स निकाल दिए गए थे, और बदन के जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड आ रहे थे, ब्लड निकल रहा था, जख्मी किए गए थे वो पूरी तरीके से। और कुछ ऐसा उनके साथ हुआ था जो मुझे पता है, बताया जा रहा है, जो मैं और सब प्लेटफॉर्म से इकट्ठा किया हूं जानकारियां, जिनको बता पाने में मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अंदर से मुझे इतना दर्द है कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर तो धरती का भगवान होता है। अगर हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, हम किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, हमारे परिजन किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो हमारे पास एक सहारा दिखाई देता, एक ऊपर वाला भगवान, एक धरती का भगवान जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। अब आप सोचिए, वो धरती का भगवान जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, वो खुद अपने ही मेडिकल कॉलेज में खुद वो डॉक्टर होके उसके साथ ज्यादती हो गई, और वो पड़ा हुआ है, वो बच्ची पड़ी हुई है। और तो और थोड़ा सा और बताना चाहेंगे आपको, ये बच्ची जिस परिवार से आती है, किसी बड़ी फैमिली से नहीं आती है, ये किसी बड़ी फैमिली से नहीं आती है। इनके पिता एक सामान्य परिवार से हैं, 24 परगना करके एक इलाका है जहां से बिलोंग करती है मैडम, और इनके पिताजी स्कूली बच्चों के ड्रेसेस बेचकर अपनी बच्ची का पालन पोषण किए, उनको तैयारी करवाए, और मैडम ने नीट क्वालिफाई करना सामान्य चीज नहीं, मेधावी बच्चे ही ऐसे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। ये नीट क्वालिफाई करके इस मेडिकल कॉलेज में इन्होंने अपना दाखिला लिया, और इस मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी अपना। खैर, तो जब स्टाफ को पता चलता है कि मैडम के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो स्टाफ देखते हैं, बात जाती है पुलिस वालों के पास, पुलिस आती है, और मजे की बात तो यह है, और अफसोस की बात, दर्द की बात, दुख की बात यह है कि पुलिस आते ही जब देखती है तो कहती है इन्होंने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश किया है। वाह पुलिस, क्या बात है। पुलिस वालों का ये तरीका 2 जगह में मुझे देखने को मिला। ऐसा सुशांत सिंह राजपूत की जैसा वो डोर को खोला गया और देखा गया कि उनके बॉडी हैंग कर रही है, तो देखते ही पुलिस ने कहा तो सुसाइड का बात है। अरे भाई, जांच एजेंसियों को जांच करने दो, आप इन्वेस्टिगेट तो करने दो, आप देखते ही डिसीजन दे दिए, जज से बड़े जज हो गए आप। खैर, तो यही हुआ उनके साथ। पुलिस ने देखा और कहा कि भाई ये तो अटेम्प्ट टू सुसाइड शायद हुआ है, और आनंद फानन में उस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उसको वहां से हटा के किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसका प्रमुख बना दिया जाता है, प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई? जब घटना घट गई तो वो प्रिंसिपल भी इस घटने के बाद जांच के दायरे का मुख्य अंग है। तो सारे डॉक्टरों को जब पता चलता है कि उनके स्टाफ के साथ, उनके कलीग्स के साथ ऐसा हो गया है, तो सारी जो महिलाएं हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, इवन पुरुष का हो या महिला का हो, सारे लोग
धरने पे बैठते हैं और न्याय की मांग करते हैं। ये बात धीरे धीरे पुलिस वालों से होके चीफ मिनिस्टर तक पहुंची। चूंकि पुलिस वाले शांत रहते हैं, कुछ विशेष एक्शन नहीं लेते, तो सारे मेडिकल वाले जब प्रोटेक्शन करना शुरू कर देते हैं, धरने बैठते हैं, तो बात ममता बनर्जी तक पहुंचती है। और उस प्रदेश की, कोलकाता की मुख्यमंत्री जो हैं, जिनका प्रदेश है बंगाल का, ममता बनर्जी हरकत में आती है। उन्होंने वो निर्देश देती है पुलिस वालों को कि मुझे अगले संडे तक, घटना के अगले संडे तक मुझे ये पता होना चाहिए कि ये हुआ कैसे, इसका दोषी कौन है, आरोपी कौन है, ये मुझे पता करके, जांच करके मुझे बताओ। पुलिस हरकत में आती कि उसके पहले माननीय कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, केसेस दायर किए जाते हैं और माननीय न्यायालय एक्शन लेता है, ममता सरकार को फटकार लगाता है और कहता है कि ये मामला मैं डायरेक्ट सीबीआई को देता हूं। इसके पहले ममता बनर्जी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर पुलिस अपना काम सही से नहीं करती है तो मैं 1 हफ्ते के बाद इस केस को दे दूंगी सीबीआई को। खैर, सीबीआई को आप दें ना दें, सीबीआई ने कितना अच्छा काम किया है, सीबीआई ने कितने मामले को सॉल्व किया है, वो हम सब जानते हैं। 4 साल बीत गए, आप सब जानते हैं, 4 साल बीत गए सुशांत सिंह राजपूत के केस को। क्या किया सीबीआई ने? अगर सीबीआई 4 साल के मामले को, 4 साल में सीबीआई एक नॉर्मल, कितना नॉर्मल कहूंगा, क्योंकि सुशांत सिंह का मुद्दा इतना मुश्किल नहीं था कि सीबीआई उसको सॉल्व ना कर सके, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन सीबीआई ने जांच किया, सब कुछ किया, उसको ठंडे मस्ते में डाल दिया। अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। और सुशांत सिंह राजपूत नॉर्मल परिवार से नहीं थे, उनके परिवार में एमएलए भी हैं, उनके परिवार में आईजी डीआईजी रहे हैं, उनके पापा भी बहुत बड़े प्रशासनिक सेवा में रहे हैं पुलिस विभाग के, उनको सब चीजों का नॉलेज रहा है। खुद सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत नामी सेलिब्रिटी रहे हैं और इतना टैलेंटेड रहे हैं कि क्या ही कहना, उनको बहुत मेधावी रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। तो ऐसे इंसान को जब न्याय नहीं मिला, 4 साल हो गया, हम क्या उम्मीद करें? हम क्या उम्मीद करें कि इन्हें न्याय मिल जाएगा? खैर, उम्मीद यही करेंगे कि अब अति हो गई है, अति हो गई है, इसमें कुछ होना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है, जिस देश में देश की सर्वोच्च शीर्ष नेतृत्व पर बैठी हुई, राष्ट्रपति पद पर बैठी हुई महिला हो, माननीय राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक महिला है। माननीय वित्त मंत्री जी एक महिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक महिला है। इतने बड़ी बड़ी पदों पर बैठने वाली अगर महिला है, एक महिला के साथ ज्यादती हुई, आपको दर्द नहीं होता? इसमें भी लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में लोग इतना गिर गए हैं, लोगों की मानसिकता इतनी दूषित हो गई है राजनीति में पड़ के, कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि एक महिला के साथ ज्यादती हो रही। और तो और इस देश में एक बहुत बढ़िया पार्टियों ने स्लोगन बना लिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाए, बेटी मुकाम पे पहुंच गई, बेटी डॉक्टर बन गई, बचा पाए बेटी को आप? ऐसे बेटियां नहीं बचती माननी। मुझे लग रहा है अगर बेटियों को बचाना होगा तो हैंग टिल द डेथ ऑप्शन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप उसको फांसी पर लटका के उसको मिटा सकते हैं। उसके जैसे मानसिकता वाले और इस देश में पड़े हुए हैं। आपने एक चीज देखा होगा, शायद मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हो, कोई एक ऐसी एज आती है जिस एज में हमारे बॉडी के विशेष पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, शिथिल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, गंदा दिमाग, गंदी मानसिकता शिथिल नहीं होती। इंसान की बॉडी शिथिल होती है, इंसान की उम्र ढलती है, शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन दिमाग बूढ़ा नहीं होता। जिसके दिमाग में ही गार्बेज बैठा है, जिनके दिमाग में ही कचरा बैठा हुआ है, उसका कचरा शांत नहीं होता। वो अपने शरीर से फिजिकली किसी को नहीं पनिशमेंट देगा, फिजिकली किसी को नहीं डिस्टर्ब करेगा, फिजिकली किसी को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, मनोदशा से पहुंचाएगा वो। तो इस देश की मानसिकता बदलने की जरूरत है। जब तक लोग ये कहते रहेंगे, अरे ये तो वो पहना था, इस लड़की ने तो ये पहना था, इस लड़की ने तो अपने एक दोस्त के साथ टहल रही थी, उसके साथ टहल रही थी, इससे कहते आप छुटकारा नहीं पा सकते। किसके साथ टहल रही थी डॉक्टर महोदया? कौन सा गड़बड़ कपड़ा पहना था डॉक्टर महोदया ने? वो तो एक डॉक्टर के ड्रेस में, प्रॉपर ड्रेस में रही होंगी। 2 बजे डिनर कर रही हैं, हम आप 8 बजे 9 बजे खा के
मस्त सो जाते हैं या अपना काम करते रहते हैं, आराम से अपने घर में रहते हैं। डॉक्टर कितना मुश्किल से काम करता है। डॉक्टर किसके लिए काम करता है? कोरोना में आप लोगों ने देखा ना, कौन खड़ा था? हर जगह यही डॉक्टर्स हीरो दिख रहे थे हमारे। सबकी निगाहें एक ही तरफ थी, भगवान बचाओ भगवान बचाओ, और यही डॉक्टर्स भगवान बन के खड़े थे। अगर एक मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर, पीजी सेकंड ईयर की डॉक्टर, वो अगर अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर ही सुरक्षित नहीं है, कैसे मैं मानूं कि रोड पे चलते हुए महिला सुरक्षित है, रोड पे चलते हुए बेटी सुरक्षित है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आपसे करबद्ध निवेदन है, आप इस मामले को संज्ञान में लें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत लाभप्रद रहा है। जब सरकारें बेलगाम हो जाएं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक्शन लेना चाहिए इन पे लगाम लगाने के लिए। लोगों की मानसिकता इतनी घृणित, इतनी दूषित हो गई है, सिर्फ राज्य रहे, सिर्फ रूलिंग रहे हमारी, किसके साथ क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में हो गया, अरे तो मेरा राज्य नहीं है भाई। दूसरी पार्टी के लोग जाके वहां धरने पे बैठेंगे, वो धरने पे बैठे हैं उनके लिए नहीं बैठे हैं, उनका उस राज्य में वोट बढ़ जाए, वोट प्रतिशत बढ़ जाए। इस चीज को चेंज करना होगा। और अगर सीबीआई, अगर न्यायपालिका, जुडिशरी, अगर उनके पास, ये मेरे व्यक्तिगत राय है और मुझे लग रहा है मेरे देखने वाले जो हमारे लोग होंगे वो अपने कमेंट में भी अपना व्यूज देंगे, हमें बताएंगे आपकी कि मेरी बातों से कितना सहमत है। तो मेरा ये सोचना है और बहुतों का ये सोचना होगा, अगर न्याय देर से आता है तो अन्याय है, वो बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि वो तो परिवार तड़प रहा है ना। इतना कुछ होने के बाद जब उस परिवार को सूचना दी जाती है, 3 घंटे तक उनको उस बॉडी को दिखाया नहीं जाता, और तो और उस परिवार को प्रेशर डाल के कैसे भी उनसे दाह संस्कार करवा दिए जाते हैं बॉडी का। दूसरा, उस मेडिकल कॉलेज के जो राधा कृष्णा कर मेडिकल कॉलेज, जो उसका प्रेसिडेंट होता है, जो उसका डायरेक्टर होता है, जो उसका बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए पदाधिकारी होते हैं, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का तो वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर ही कहेंगे, वहां से पदमुक्त करके दूसरी जगह उनका ज्वाइनिंग करा देते हैं। इतनी आनंद फानंद क्यों थी भाई, इतनी जल्दी क्यों थी? उससे पूछताछ करना जरूरी था कि नहीं था? और वो तो और देखो शर्मनाक चीज, वो बयान क्या देते हैं पुलिस वालों को कि देखो भाई ये तो सुसाइड का केस है, मैडम ने सुसाइड करने की कोशिश किया। अच्छा, सुसाइड ऐसे कोई करता है कि पूरी बॉडी पर जख्म हो? कोई सुसाइड करता अपनी आंखों को फोड़ के, कोई सुसाइड करता है होठों को नोच के, अपने बॉडी के विशेष पार्टों को छत बिछत करके सुसाइड करता है। खैर, जब ये सारा मामला हुआ तो हम आपको आगे बढ़ते हैं, बीच में हम थोड़ा सा आप सब और चीजों को बताना शुरू कर दिए। तो जब मामला हुआ, पुलिस जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस देखती है कि हम किस तरीके से इस मामले के तह तक पहुंचे। तो पुलिस जब तह तक पहुंचने की कोशिश करती है तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हम क्या ऐसा चीज यहां पे है जिससे हमें एक साक्ष्य मिल सके, ये हुआ कैसे। तो पुलिस सीसीटीवी कैमरा खोजना शुरू करती है। जब सीसीटीवी कैमरा खोजते खोजते पुलिस देखती है कि वहां उस सेमिनार हॉल जो 4th फ्लोर पे था, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो उसकी निगाह पड़ती है 4th फ्लोर पे जाते वक्त रास्ते में उस 4th फ्लोर पे एक कैमरा लगा था। उस कैमरे को ध्यान से जब देखती है पुलिस, उस कैमरे की वीडियो को ध्यान से देखती है जब पुलिस, तो देखती है कि वहां 3 बजे के बाद की गतिविधियां क्या हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है 3 बजे से सुबह तक के बीच की घटना है। तो पुलिस देखती है कि वहां आना जाना 3 बजे के बाद मेडिकल स्टाफ का ही है। तो उसमें देखती है सारे मेडिकल स्टाफ तो ठीक है, एक व्यक्ति है जो कोई भी मेडिकल ड्रेसेस में नहीं है। पुलिस जो है सारे फोटोज को, सारे वीडियोस को उन मेडिकल स्टाफ को दिखाती है और पूछती है इन सबको आप पहचानते हो? सब लोग बोलते हैं सबको पहचानते। पुलिस पूछती है ये विशेष व्यक्ति कौन है जिसके पास कोई मेडिकल गाउन नहीं है, कोई मेडिकल ड्रेसेस नहीं है, ये कौन है? तो पता चलता है वो व्यक्ति की शिनाख्त संजय राय के रूप में होती है। और ये संजय राय को ये भी बताया जाता है पुलिस वालों की तरफ से कि ये तो पुलिस मित्र का काम करता है, एक वॉलंटियर है, पुलिस को तमाम सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं देता है, पुलिस की मदद करता है, या इसके पहले पुलिस के कई विभागों से ये एज ए वॉलंटियर जुड़ा रहा है और ये समाज सेवा का भी काम करता है। खैर, इतनी बड़ी जाति के बाद समाज सेवी नहीं, समाज का भक्षक है वो।
उससे भी कोई निम्न कैटेगरी की कोई चीज होगी, मैं वो कहूंगा। तो पुलिस जब देखती है तो सोचती है कि चलो शायद मेरा मामला सॉल्व हो गया है, शायद हम पकड़ लिए हैं जो दोषी है उसको। फिर पुलिस जो है देखती है कि क्या मुझे और साक्ष्य मिल सकता है, मैं कैसे इसको दोषी कहूं। क्योंकि इसको लोग, कोई समाज सेवी कह रहा है, कोई वॉलंटियर कह रहा है, पुलिस खुद मानती है वॉलंटियर है वो। फिर पुलिस के विशेष अधिकारियों का, टीम में जो विशेष अधिकारी थे उनका किसी का एक निगाह जाता है कि जब जहां से बॉडी रिकवरी हुई है, क्या मुझे और वहां कुछ मिला। वहां की चीजों को निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि वहां एक नेक ब्लूटूथ जो गले में लटका के रखते हैं, कान में ब्लूटूथ लगाते हैं, वो वहां पे टूटा पड़ा था। अब पुलिस फिर से उस वीडियो को देखती है ध्यान से, तो देखती है कि क्या वो ब्लूटूथ जो नेक ब्लूटूथ था वो किसके गले में है, कौन लगा के रखा है। तो पता चलता है, वीडियो में दिखता है कि यही संजय राय उस ब्लूटूथ को गले में टांगे हुए ज्यादा दिख रहा है, और जब जा रहा है तो लड़खड़ा रहा है, ऐसे लग रहा है जिसने इसने मदिरा पान किया। और यही वहां से जब लौट रहा है तो दिखाई दे रहा है कि उसके गले में ब्लूटूथ नहीं है, और वो ब्लूटूथ टूटा हुआ मिलता है मैडम की बॉडी के पास। तो पुलिस लगभग इस चीज को क्लियर कर ले जाती है कि ब्लूटूथ इसी का है। फिर पुलिस 1 बाय 1 करके इस ब्लूटूथ को, जितने स्टाफ उसमें वीडियो में दिख रहे हैं, सबके डिवाइस से कनेक्ट कराने की कोशिश की है, लेकिन कनेक्ट नहीं होता। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, कोई डिवाइस अगर ब्लूटूथ हम कनेक्ट कराते हैं किसी डिवाइस से, तो नॉर्मली वो बार बार कनेक्ट कराने से, अगर आप जैसे उसको कनेक्ट कराना कोशिश करो, आराम से जिस डिवाइस में कनेक्ट होता रहा है आराम से कनेक्ट हो जाता है। तो पुलिस संजय राय को उसके घर से उठाती है। इस बीच में संजय राय को पूछताछ करके छोड़ दिया गया था, लेकिन जब पुलिस संजय राय को उसके घर से उठाती है और उसके फोन को उठाती है, फोन लेती है। अच्छा, जब पुलिस वहां पहुंची है उस समय भी संजय राय ड्रिंक किया हुआ था। और संजय राय के घर की कहानी बताऊं मैं आपको। संजय राय 4 शादियां किया हुआ है, 3 बीवियों ने उसको छोड़ दिया उसकी इसी लत के कारण, और चौथी बीवी का डेथ हो गया है। और संजय राय की मां है जो कभी नहीं मानता, उसको मारता भी है, गालियां भी देता है। ये उसका नेचर है संजय राय का। उसकी बहनें उससे कोई संबंध नहीं रखती हैं। तो संजय राय जो है, संजय राय के जब मोबाइल को उठाया जाता है, पुलिस चेक करती है तो उसके मोबाइल में इजीली वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। ये पुलिस जान जाती है कि अगर इजीली कनेक्ट हुआ है तो मतलब ये ब्लूटूथ इसी का है। तो कड़ी जुड़ गई। अब जब उसके फोन को और चेक किया जाता है तो उसके फोन में पॉर्न वीडियोस मिलती हैं, एडल्ट वीडियोस मिलती हैं। तो पुलिस ये समझ जाती है कि ये विचलित कर देने वाली वीडियोस इसके दिमाग को भ्रमित की होंगी, इसने देखा होगा, उसके बाद में इसने ज्यादती की होगी। तो अभी पुलिस जो है संजय राय को अपनी गिरफ्त मिली हुई है। लेकिन मैडम का जो ये पोस्टमार्टम हुआ है, उस पोस्टमार्टम वीडियो के सारे स्टाफ जो भी पोस्टमार्टम में कर रहे हैं, उस टीम को वीडियो रिकॉर्डिंग में रखा गया है। अंडर वीडियो रिकॉर्डिंग जो उनका पोस्टमार्टम हुआ है एक प्रूफ के रूप में, और उनकी बॉडी से कुछ ऐसा पदार्थ पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उनके साथ शायद कुछ और लोग हो सकते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मामला सीबीआई के पास है। लेकिन जो मुझे अंदेशा है कि सीबीआई पे कुछ ऐसा एक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सीबीआई जिसके अंडर में आती है, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है सीबीआई को ऐसा दिशा निर्देश दे, सीबीआई सिर्फ एक जांच एजेंसी न रह जाए, वो जांच के बाद कुछ करे, वो जांच रिपोर्ट जल्दी से जल्दी न्यायपालिका को दे। और न्यायपालिका का काम होता है कि तत्काल न्याय दे। ऐसे असुर, ऐसे वायरस जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, इन पे न्याय का एंटीवायरस डाले और इनको भस्म करे, समाज से इनको निकाले। और तो और मैं इस समाज से भी कहना चाहूंगा, मेरा जो अपना व्यूज है ये कि आप अगर दोषी को, पापी को आप टांग दिए, हैंग कर दिए, हैंग टिल द डेथ कर दिए, आप समाज से इस चीजों को मिटा नहीं सकते जब तक मानसिकता नहीं बदलोगे आप। 4 लोगों को निर्भया रेप कांड में, निर्भया के केस में 4 दोषियों को हैंग कर दिया गया। क्या हुआ? बंद हो गए, तब से कुछ नहीं हुआ, कोई ज्यादती नहीं हुई, बेटियां सुरक्षित हैं। क्यों ये नहीं हुआ? क्यों बंद नहीं हुआ? क्यों इस पे लगाम नहीं लगी? क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है न्याय देर से आएगा, और कुछ इस देश के ऐसे अधिवक्ता मिल जाएंगे जिनकी मानसिकता इतनी गंदी हो जाएगी कि मैं केस किसका लड़ रहा हूं। इस देश में ये होता है अजमल का सांप, जिसको
पकड़ने के लिए, जिंदा पकड़ने के लिए तुकाराम ओंबले, शहीद तुकाराम ओंबले पकड़ते हैं, उनको शूट करता है, गोलियां उनके पीठ से आर पार हो जाती हैं, पब्लिक देखती है, उनकी स्टैचू बनी हुई है। फिर भी उस पापी को 4 साल तक बिरयानी खिलाया जाता है इस देश में। 4 साल बाद उसको हैंग किया जाता है। क्यों 4 साल तक वो एडवोकेट दिए आप लोग? ऐसे पापियों को, दुराचारियों को, निशाचरों को एडवोकेट क्यों प्रदान किया जाता है? मेरी नजर में यह भी एक अपराध है। अगर ऐसे लोगों को कोई एडवोकेट देता है या एडवोकेट कोई इनकी तरफ से लड़ता है, वो भी पापी है, दुराचारी का साथ दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा एक अन्यायी का साथ देना चाहिए। अगर आप एडवोकेट हैं, आपके अंदर जमीर होना चाहिए, जमीर जिंदा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी बेटी होगी। अगर आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये पापी है, सिद्ध हो गया है, लगभग लग रहा है कि पापी है, उसका साथ आप ना दीजिए। अगर आप पापी का साथ देंगे, पाप को बढ़ावा देंगे, तब तक ये असुर जन्म लेते रहेंगे और ये हमारे समाज को, हमारे देश को शर्मसार करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि हम इन सब चीजों से जागरूक होंगे। हम अपने बहन बेटियों को और सब चीज और लोगों को सुधारने की कोशिश करेंगे। मतलब बहन बेटियों को क्या सुधारना, मानसिकता को सुधारने की कोशिश करेंगे। जो हमारे लोग जैसे हम अपने परिवार में, हमारे युवा लोग या ये लोग जो पुरुष लोग हैं, क्योंकि देखो एक बेटी के साथ ज्यादती तो कोई बेटी करेगी नहीं इस तरीके की, कोई पुरुष ही करेगा। और अजीब बात है, लोग मर्द कहते हैं। अगर कोई मर्द है ना जो स्त्री का सम्मान न करे, वो मर्द नहीं है, कतई नहीं मर्द है। मर्द तो वो होता है कि कोई महिला, किसी महिला के कदम देखे और उसके साथ कोई ज्यादती ना हो, वो मर्द है। हम रक्षाबंधन मनाए ना, रक्षाबंधन मनाए, 4-5 दिन पहले की घटना हो गई। क्या रक्षाबंधन राखी बांध के आप ये वचन देते हैं अपनी बहन को कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा? क्यों? आपकी सगी बहन ही आपकी बहन है? जी नहीं। इस देश में कहा जाता है यत्र नार्यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कहो मत, इसे मानो, और पूजा तो दूर की बात है, इनकी इज्जत करो, इनको बचाओ। और माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के जो आप स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई, बच नहीं पाई। कुछ कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीद है। इस देश की बेटियां, इस देश के युवा आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। आशा करता हूं माननीय न्यायपालिका त्वरित न्याय देगी, देर ना करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, आप कुछ इस पे कठोर निर्णय लेंगे। और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आप इस पे कोई विशेष अपना दिशा निर्देश देंगे, अपना जजमेंट देंगे। और उम्मीद करूंगा ऐसी कोई घटना भविष्य में ना हो। हम नैतिकता की तरफ बढ़ें, हम अपने मनोदशा को चेंज करें। ये देखने के बजाय कौन क्या पहना है, ये देखें कि आपके दिमाग में गार्बेज ना आने पाए। हम संस्कृति की तरफ लौटें, संस्कार की तरफ लौटें। बच्चे को कार्य न दें, लेकिन संस्कार जरूर दें। संस्कार रहेगा, समाज रहेगा। क्योंकि अगर आज संस्कार होता तो आज ऐसी घटनाएं ना होती। उम्मीद करते हैं आप सब हमारी बातों से अपना सहमति देते होंगे। आप कितना हमारी बातों से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।